जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र, स्वागत है आपका केजे मिशन में। आज की जो वीडियो है हमारे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। ये वीडियो बना के मुझे खुद से अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एनसीईआरटी को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वन एंड ओनली वीडियो है, आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी बेहतरीन वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। किसी टॉपर की, किसी कोचिंग की, किसी टीचर की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद में ये वन एंड ओनली वीडियो काफ़ी है। ये एक एडवांस्ड है ना, पूरी एक एडवांस लेवल की वीडियो है। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेंगे कि आपको एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना है, क्या बेनिफिट है, क्या छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी आपको न्यू पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है, और न्यू पढ़ें तो क्यों पढ़ें, ओल्ड पढ़ें तो क्यों पढ़ें। एनसीईआरटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपकी कौन सी होती हैं। कोचिंग से कंपैरिजन कराएंगे एनसीईआरटी की, कोचिंग के नोट से कंपेयर कराते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको मिलती है, क्या नहीं। एंड हाउ टू स्टार्ट एनसीईआरटी रीडिंग, और एनसीईआरटी स्टार्ट तो कर दिया, उसको पढ़ने की कला क्या होनी चाहिए। एंड हाउ टू रीड फास्ट, 8 से 10 घंटे में एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें, एंड एनसीईआरटी से नोट्स किस तरीके से बनाएं। ये इस पूरी वीडियो का एजेंडा है। पूरी वीडियो को 1 बाय 1 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये वन एंड ओनली वीडियो, इसके बाद में आपको कहीं देखनी होती नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको संतुष्टि से देखना। शुरू से लेके एंड तक मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया। मुझे अंदर से खुद को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं एक इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ देखना अच्छे से। एक चीज़ और, जो हमारे चैनल पर अब तक एनसीईआरटी को लेकर जितनी वीडियो आई हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, और साथ में कुछ एडवांस चीज़ भी इसमें इंक्लूड की हैं जो सारी 1 बाय 1 आपको समझ में आ जाएंगी। शुरू से लेकर एंड तक पूरा 1 बाय 1 देखते रहना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों होता है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्यों जरूरी होती है एनसीईआरटी पढ़ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों होता है। तो देखिए, जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनको कोई भी एक राइटर नहीं बनाता है, एक राइटर नहीं लिखता है। आपने देखा होगा राइटर्स के नाम लिखे होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक पर किसी भी राइटर का नाम नहीं लिखा होगा, वहां पर एक कमेटी का नाम लिखा होगा। और वो कमेटी जो एक काफ़ी अच्छी रिसर्च करने के बाद में, वो कमेटी एक टीम होती है जो कि काफ़ी अच्छी रिसर्च करने के बाद में इन सारी एनसीईआरटीज़ को लिखती है। इनमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। थर्ड चीज़, 1961 से यानी 1961 से ये ट्रस्टवर्थी है, ये हम इस पर विश्वास कर सकते हैं और इसके साथ में निरंतर अच्छी होती हुई आई है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि एनसीईआरटी की जो नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, उसको आप रिलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी चीज़ दे दी कि जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड ना हो। फिफ्थ जो रीजन होता है वो होता है कि इसकी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज होती है, इसको एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। सिक्स, ईजी टू रीड होता है, सिंपल लैंग्वेज के साथ में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में और इजी टू रीड में दोनों में डिफरेंस होता है। पढ़ना आसान है और सिंपल लैंग्वेज है, दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों चीज़ इसमें मिल सकती हैं। सेवंथ चीज़, जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल दिए जाते हैं, मैंने अभी क्या बोला था, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। नॉलेज में आपको एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, केस स्टडी भी आ जाती है। अब यहाँ पर सेवन्थ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल आपके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एट्थ, आपके डायग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं और आप डायग्राम्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाइन्थ जो फायदा होता है, नाइन्थ जो प्रॉफिट होता है वो ये होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा केस स्टडी दी जाती हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उनको रिलेट करके आप ये समझ सकते हैं आखिर केस स्टडी को देने का मकसद क्या होता है, और ये जो टीचर होता है उसका भी टीचिंग स्किल को डेवलप करती है। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का इसलिए फायदा होता है। टेंथ जो चीज़ है वो ये है कि जो उसका स्टैटिक पार्ट होता है, ये इसका सबसे मेजर और सबसे बढ़िया फायदा होता है। जो इसका स्टैटिक पार्ट होता है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, जो मेंस होता है, प्रीलिम्स में भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन जो केस स्टडी के फॉर्म में होते हैं, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं, वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीलिम्स में भी फायदा होता है इसका, मेंस में भी फायदा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी के ये 10 फायदे होते हैं। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ। जो इसमें एवेल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली किया जाता है अदर इन कंपेरिजन टू अदर बुक्स। जो अदर बुक्स दी जाती हैं आपकी, उन सब में इतना एवेल्यूशन नहीं दिया जाता है, इसमें मोर एवेल्यूशन होता है, मोर प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, मोर डायग्राम्स होती हैं, मोर थिंकिंग एबिलिटी होती है। इससे आपके अंदर ये डेवलप होता है हाउ टू थिंक, आपके अंदर ये सारी चीज़ पैदा हो जाएंगी। बाकी किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर ये चीज़ पैदा नहीं हो सकती कि आपको सोचना कैसे। एनसीईआरटी आपके अंदर ये डेवलप कर देती है हाउ टू थिंक, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को ये काफ़ी ज़्यादा डीप कर देती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल को परचेस करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन उसको एनसीईआरटी के बाद ही पढ़िए। अब बात करते हैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या न्यू। सबसे पहले बात करते हैं आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो आपका पहला डाउट रहता है ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें, क्लास वाइज पढ़ें तो कौन सी क्लास वाइज पढ़ें, अगर आप वीक हैं तो कौन सी पढ़ें, लेस इंपॉर्टेंट हैं उनको छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते, सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। तो पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए।
प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम है आपके पास, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके पास 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है या ज़्यादा है। तो देखिए जिनके पास 6 मंथ है उनको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़नी है 11 12th की, एनफ। आगे बताऊँगा कौन सी। अगर 1 साल है तो आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़नी है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक की। आगे बताऊँगा कौन सी, ध्यान से देखते रहना। 2 ईयर एंड 3 ईयर है तो आपको थोड़ी ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम है। तो मैं आपको बोलूँगा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेना। तो देखिए पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये मैं कुछ चीज़ें आपके भरोसे भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान के दिमाग के माइंड को तो नहीं पढ़ सकता हूँ ना मैं, सबके माइंड को नहीं पढ़ सकता हूँ। तो एक पूरा एस्पेक्ट कवर कर सकूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। दूसरा ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बेस कैसा है, आपका कंसेप्ट कैसा है। और तीसरी चीज़ ये डिसाइड करनी पड़ेगी आपकी इंग्लिश कैसी है। ठीक है, इंग्लिश कैसी है आपकी। अब बात करते हैं एनसीईआरटी आपको ओल्ड पढ़नी है या न्यू पढ़नी है। तो मैं आपको देखो थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर दूँ। ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ें जब आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी डिटेल में जानना है, आपको उसको जानने में आपका इंटरेस्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनमें से किसी को भी जानने में आपको डिटेल में जानना है एकदम। और दूसरी बात, आपके पास प्रॉपर टाइम है, 2 3 4 साल हैं। जैसे अभी आप 11 12th में हैं या भी अपनी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, प्रॉपर टाइम है। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, फिर न्यू पे मतलब चले जाना, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स, फिर नोट्स वगैरह जो भी पढ़ते हैं। न्यू देखिए, न्यू में डिफरेंस क्या है, ये आपकी थोड़ी सी एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ में अच्छी रहती हैं। ऐसा नहीं कि आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेशन कौन सा, यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत सही रहती हैं। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे आपके पास 1 साल है या 2 साल भी है, तो भी आप न्यू से स्टार्ट करो, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इतना क्लियर होगा आपके। मैं ये कह रहा हूँ ओल्ड से न्यू पे जा सकते हो कब, जब आपके पास प्रॉपर टाइम है, और न्यू को पढ़ने में तब टाइम भी कम लगेगा। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो आप न्यू ही पढ़िए। अब आपको बताऊँ कौन सी क्लास के पढ़ते हैं। तो देखिए 6 से 12 तक का ये भ्रम बना हुआ है, लेकिन इसको मैं आपको तोड़ दूंगा, ये भ्रम को। आप इस चीज़ को डिकोड करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरा खुद का ओपिनियन है। मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, क्लास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी, क्लास 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, और क्लास 11 12th की। ये हालांकि है तो इसी के पार्ट, लेकिन इसके पीछे वजह है, अभी बताऊंगा आपको। तो ये 3 कैटेगरी डिवाइड करी मैंने एनसीईआरटी की। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, आपके पास प्रॉपर पढ़ने के लिए टाइम है, आपको 0 लेवल से जानना है, तो आप क्लास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ें। क्लियर। क्लास 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको एक अच्छी शुरुआत करनी है तो पढ़ें। आप थोड़ा थोड़ा किसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब देखिए एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी इनकी होती है ना, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पढ़ने में मज़ा भी आया है आपको बचपन से, तो आप इनसे स्टार्ट करिए। और थोड़े थोड़े शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। 6 से लेकर 8 तक के एनसीईआरटी बनाने के नोट्स की ज़रूरत नहीं है, केवल उनको पढ़ लीजिए, नोट्स की ज़रूरत आपको नहीं है। अब उनके लिए जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है या बिल्कुल एनसीईआरटी कम ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक चीज़ बता दूँ, क्लास 11 12th की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होती हैं। इनको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, और इनके भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। जॉब प्रोफेशन वाले एस्पिरेंट हों तो 11 12th वाली एनसीईआरटी पढ़ना। अब बात करते हैं कौन कौन सी एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो हिस्ट्री के लिए आपको कोई एनसीईआरटी पढ़नी होती नहीं है, कोचिंग नोट्स एनफ है। आगे बताऊंगा। देखिए आगे बताने की जगह इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, यूपीएससी सीरीज पार्ट 31, ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, यूपीएससी सीरीज पार्ट 31 KGM। तो उस पर जो मेरी वीडियो निकल के आएगी उसमें पूरा सब कुछ बता रखा है। तो आपको मैं एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ ना इस वीडियो में, तो एनसीईआरटी समझ लेना कि आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़नी है। इसमें पार्ट 31 में क्लियरली बता रखा है, क्यों सारी चीज़ें बता रखी हैं अल्टरनेटिव और सिंपल सटीक तरीके से। ज्योग्राफी के लिए 11 12th की एनसीईआरटी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 11 12th की 4 एनसीईआरटी हो गई। इकोनॉमी के लिए 11 12th की एक 11th की आती है, एक 12th की आती है। 12th के लिए माइक्रो वाली मत पढ़ना, मैक्रो पढ़नी है ओनली। कौन सी पढ़नी है? मैक्रो। 11th के लिए की आती है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो वाली पढ़ लेना। तो 2 आपके इकोनॉमी के लिए हो गई। पॉलिटी के लिए आपके केवल क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th वाली नहीं पढ़नी है। तो कुल मिला के आपकी 8 एनसीईआरटी होती हैं। केवल 8 एनसीईआरटी होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आपको पढ़ना होता है कब, जब आपके पास 6 महीने का टाइम बचा है तब, या आप जॉब प्रोफेशन वाले हैं तब। तो देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हिस्ट्री के लिए अगर आपको पूरी डिटेल्स देखनी है तो यूपीएससी सीरीज पार्ट 31 को देख लेना, इसमें सब कुछ कवर किया है। अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में पूरा जानना है तो पार्ट 33 देख लेना यूपीएससी सीरीज का। इकोनॉमी के बारे में पार्ट 41, पॉलिटी के बारे में पार्ट 36। यानी मेरा कहने का मतलब है चैनल यूट्यूब पर सर्च करना यूपीएससी सीरीज पार्ट 31, 33, 36, 41,
KGM डाल देना लास्ट में, आपको सब कुछ के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो NCERT के लिए है तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में NCERT के बारे में बता रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी NCERT आपको नहीं पढ़नी है, कौन कौन सी NCERT आपको छोड़ सकते हैं। देखिए NCERT करीब 45 से 50 NCERT होती हैं जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ना होता है, लेकिन उनमें से जो लेस इंपॉर्टेंट होती हैं वो करीब 15 से 20 NCERT होती हैं जो जिनको आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो मिस गाइडेंस भी पहुंच सकती है, और हर बुक के बाद में आपको ये भी उसका लॉजिक बताऊंगा कि आपको वो बुक क्यों छोड़ सकते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन कौन सी NCERT छोड़नी है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपके नोट्स जो होंगे वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएंगे, आपके ऊपर जो प्रेशर होगा पढ़ाई का, नोट्स का, टाइमिंग का, वो सारा रिड्यूस हो जाएगा। आपकी जो रीडिंग होगी NCERT को पढ़ना यानी रीडिंग या स्टडिंग वो काफ़ी कम हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इन सारे फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, इन सारे फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन को करेंगे तो आपका रिवीजन होगा वो बेटर होगा। रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। मेरा एक ही फॉर्मूला रहता है, अपने सोर्सेज को एक लॉजिकली एक सही वे में लिमिटेड रखें। उनको आप जब लिमिटेड रखेंगे तो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री के NCERT के बारे में। तो देखिए हिस्ट्री में आपके 4 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको साथ में ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपके लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छा है, आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के NCERT को पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइटली। तो देखिए मॉडर्न के लिए आपके लिए ना ही पढ़ें तो कोई बात नहीं, स्पेक्ट्रम को जितना अच्छे से पढ़ पाऊँ उतना बढ़िया है ना। मीडिएवल हिस्ट्री के लिए बिल्कुल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है NCERT की। अब बची वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी NCERT पढ़नी है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस NCERT को ना पढ़ें, आप कोई भी NCERT ना पढ़ें, आपके विजन का नोट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है जो विजन का नोट जो कवर कर देता है। अब बात आती है जो एक्स्ट्रा NCERT, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको एंशिएंट के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो देखिए मैंने इसको एक्स्ट्रा की कैटेगरी में डाला क्योंकि आप इसको पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। एंशिएंट के लिए अगर आपको पढ़नी है तो RS शर्मा की एक बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको एक बुक पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। तो आप इन दोनों बुक्स को पढ़ सकते हैं, दोनों क्लास 11th की बुक हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप इन दोनों बुक्स को छोड़ सकते हैं, आप एंशिएंट को और मेडिएवल को छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप एक बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, उसका नाम है पूनम दलाल दहिया। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एक बुक पढ़ लीजिए, वो एनफ है। क्लास 6 की और क्लास 7 की आप ज्योग्राफी को भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास 8 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप इनको छोड़ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ होती है। क्लास 9 से आप उन सब चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और पॉलिटी की जो क्लास 6 से लेकर 10 तक की है, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि क्लास 11 और 12 में पूरा कवर अप किया, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें हो जाता है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो बुक्स हैं रिपीटिंग में आते हैं टॉपिक, तो आप चाहें तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इकोनॉमी में क्लास 6 से लेकर 9 तक की कोई बुक्स होती नहीं है, 9 से लेकर 12 तक की होती हैं। तो आप अगर काउंट करते हैं तो आपके पास अभी तक कितनी NCERT आई हैं? ज्योग्राफी की NCERT आई हैं, पॉलिटी की केवल 4 NCERT आई हैं, क्लास 11 और क्लास 12 की 2 बुक होती हैं, इकोनॉमी के लिए 4 बुक होती हैं। आपको इस चीज़ के लिए ध्यान देना, क्लास 12 की आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, ओनली मैक्रो पढ़नी है। माइक्रो को पढ़ने मत जाना, उससे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है साइंस की NCERT। सब आपको रिकमेंड करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की NCERT पढ़िए, जो आपको साइंस की हैं। उनमें काफ़ी ज़्यादा बुक होती हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, नोट्स वगैरह वही प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्टडी हो जाती है। तो मैं आपको केवल एक बुक रिकमेंड करता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए, वही एनफ है। वो है इंसाइक्लोपीडिया, ये साइंस की बुक है, इसमें वो सारी चीज़ रेलिवेंट है। आपको इस पर दिखाई भी दे रहा होगा, UPSC की बुक है ये। UPSC सीरीज पार्ट 6 में मैंने अच्छे से डिफाइन किया था, इस वीडियो का आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था। यहाँ पे भी शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं कहीं से भी। काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हम कोचिंग नोट्स को पढ़ के NCERT को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। तो देखिए कोचिंग नोट्स में विजन और वाजीराम को मैंने कंपेयर किया तो मुझे विजन ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आप एक हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट हैं तो दृष्टि से कंपेयर करेंगे, लेकिन मैं ये बोलूँगा हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, आप विजन को ही पढ़ो, ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि उसकी मैगजीन काफ़ी अच्छी होती है। परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेन मुद्दे पर आते हैं कि आप NCERT को स्किप कर सकते हैं नहीं। तो आगे जो कुछ मिनट हैं, जो आगे वाला पार्ट है इस वीडियो का, उसमें मैंने क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि आपको विजन पढ़ना चाहिए, विजन का नोट्स पढ़ना चाहिए या NCERT। देखिए विजन के नोट्स में आपके 15 से 16 सब्जेक्ट के नोट्स आते हैं, लेकिन NCERT आपके 4 सब्जेक्ट की होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो उसके बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन दे रखा है, अब उसको ठीक से सुनिए।
मैं आपको विजन आईएएस के जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी उनके नोट्स हैं, उनका एक बार रिव्यू दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से उनका कंटेंट है। तो ये उनका आर्ट एंड कल्चर है, ये इनके टॉपिक्स हैं, जिस तरीके से जो डिफाइन की जाती है उनको पहले टॉपिक्स को लिख दिया जाता है और ये पार्ट बाय पार्ट है, ऐसे नहीं कि एक साथ पूरा इंडेक्स लिख दिया स्टार्टिंग में। और ये इसकी मोटाई है, ये आर्ट एंड कल्चर है, आप समझ सकते हैं, केवल इतना ही पढ़ना है, या तो आप एक बुक पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की या ऐसे पढ़ लीजिए। ये वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको पढ़ना विजन का काफ़ी बेटर रहता है क्योंकि इसमें कम कंटेंट में आपका पूरा विजन का वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर देता है। तो इसमें ये आपके टॉपिक्स हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसने डिफाइन किया है और इन्हीं के बारे में अंदर डिस्क्राइब किया है। ये पार्ट बाय पार्ट दिया जाता है। विजन की हिस्ट्री है, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री को पार्ट 7 या 8 पार्ट में डिवाइडेड किया है। उसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे आपको दिख रहा होगा 67 पेज साइड में दिख रहा होगा, तो ये एक पार्ट है। ऐसे करके 2-3 पार्ट या 7 या 8 पार्ट इस तरीके से हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, जितनी उसकी लेंथ है। हिस्ट्री वाली में मेरे पास अभी मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ पर है नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री को और प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपकी मोटाई वो इतनी है जितनी ज्योग्राफी टाइप की थी, लेकिन ये एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का ये पार्ट 1 है। तो ज्योग्राफी में देखिए मैं आपको कर रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट है, तो ये उसकी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब करेगा। तो ये सारी चीज़ एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत तो पड़ सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको आगे वीडियो बताऊँगा, ठीक से सुनना, आगे भी वीडियो बताऊँगा कि किस तरीके से क्या डिफरेंस है। तो ये इसके डायग्राम्स हैं, ये इसका कंटेंट है, आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये प्रोवाइड करते हैं। और ये इसकी लेंथ है एंड ये इसकी ब्रेथ है, मतलब मोटाई, ये इसकी मोटाई है, कितनी मोटी बुक आती है। अब इसका सेकंड पार्ट है। ज्योग्राफी के इन्होंने 3 पार्ट दिए हैं, 2 पार्ट दिए हैं और एक थर्ड पार्ट जो है वो मेन से स्पेसिफिक है। अब ये जैसा फर्स्ट पार्ट था सेम वैसे ही है, कंटेंट सेम है, आपका डायग्राम्स वगैरह भी लगभग क्वालिटी सेम है, अच्छी क्वालिटी, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और जो इसकी मोटाई है, मोटाई भी लास्ट वाली जितनी बुक थी उतनी है। बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी का ये पार्ट 1 है। आपको पहले इकोनॉमी की सारी चीज़ दिखा दे रहा हूँ। इकोनॉमी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जैसे ज्योग्राफी था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वैसे ये आपका इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी पार्ट 1 है, हेडिंग्स दे रखी हैं यहाँ पर। ये स्टार्टिंग के डेफिनेशंस हैं, तो यहाँ पे हेडिंग नहीं दी है, तो जो बेसिक्स डेफिनेशन होनी चाहिए वो सारी दे रखी हैं। यहाँ पे हेडिंग्स दे रखी हैं इसने, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करा सेंट्रल बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ यहाँ से स्टार्ट करते हुए अंदर जाते जाएंगे। अब एक एक करके उन्होंने सारी चीज़ को अंदर डिफाइन किया है। ये पार्ट 2 है, इसका कितनी लेंथ है, सेम कंटेंट है। पार्ट 3 है, ये मीन्स के स्पेसिफिक है, इसमें भी सारी चीज़ वही है जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले टॉपिक्स दे रखे हैं, उसके बाद में डिस्क्राइब कर रखा है, फिर टॉपिक्स फिर डिस्क्राइब, एक बार में इंडेक्स नहीं है, फिर इसकी ये लेंथ है। ये है इनका पॉलिटी। पॉलिटी में आपके 3 बुक्स दे रखे हैं। स्टार्टिंग पार्ट 1 पॉलिटी, पार्ट 2 फिर एंड कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। सेम वही, सेम कंटेंट है, जैसा सेम का मीन है कि जैसे उनकी क्वालिटी है वैसी क्वालिटी, ये नहीं कि सारा जैसा एक जैसा प्रिंटेड है। ये इसका पार्ट 2 है। आपको इसकी मोटाई और लंबाई समझ में आ रही होगी कितना है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। ये 4 साइज पेज है और इस पे कंटेंट लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन है, छोटा सा ही होगा, ज़्यादा नहीं। और इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, वरना वो भी नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा दे रखा है। अब आपको बताता हूँ आखिर विजन के जो नोट्स होते हैं उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उसमें और विजन जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जनरल एनसीईआरटी जैसे हमको रिकमेंड कर दी जाती हैं, उन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो हमारी एनसीईआरटी होती हैं वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, उनको समझना काफ़ी आसान होता है। उनको बनाया ही इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आता है कि 6th क्लास के एनसीईआरटी है तो 6th क्लास का स्टूडेंट समझ सके। जब यूपीएससी एस्पिरेंट को उनको रिकमेंड किया जाता है तो उसका रीज़न केवल बस यही है कि 6th क्लास के एनसीईआरटी है, 7th 8th की एनसीईआरटी है, उसको 6th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, तो आप भी समझ सकते हो। उसकी सिंपल लैंग्वेज होगी, ईजी टू अंडरस्टैंड होगी, ईजी टू रीड होगी। लेकिन जो विजन का नोट्स है वो आपका एनसीईआरटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा टफ होगा और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको उसको पढ़ने में। ये दोनों में डिफरेंस है। थर्ड चीज़, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आप वीक हैं, आपका कंसेप्ट वीक है हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड, या आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करिए। लेकिन आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप विजन के नोट्स को स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँगा इसके बारे में, आप उसको भी ध्यान से सुनिए। लेकिन जो विजन का नोट्स है वो आपका काफ़ी टाइम बचा देगा। अब आपको बताता हूँ कि आखिर प्लस पॉइंट क्या है विजन के नोट्स के। तो इस सारी चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है
अब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छे से समझ सकते हैं और आपका बेस क्लियर है, जो आप बचपन से मान लीजिए आप आर्ट्स से स्टूडेंट हैं या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी को आप डायरेक्टली पढ़ सकते, इसको विजन नोट्स को आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बेस आपका अच्छा है। लेकिन एनसीईआरटी का अगर फायदे की बात करूं तो एनसीईआरटी में आपको मोर डायग्राम्स दिए होंगे कंपैरिजन टू विजन आईएएस नोट्स। विजन आईएएस नोट्स को थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ज़्यादा मोटे बने ना, वरना तो स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ ही लेगा। तो एनसीईआरटी में आपके जो डायग्राम्स होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे, लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होगी, एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। एनसीईआरटी में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी दी जाएंगी, जिनसे जनरल एग्जाम्पल्स के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। आपको ये डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी। मोर एवेल्यूशन दिया जाएगा, आपको समझना आसान होगा, और स्टैटिक क्वेश्चंस जो होते हैं डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से पूछ ले जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको विजन के नोट्स परचेज करने चाहिए या नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी को आपको विजन से पढ़ना चाहिए या एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये, जो विजन के नोट्स हैं, टोटल जो नोट्स हैं जिनका मैंने रिव्यू किया था, वो नोट्स में करीब 16 to 18 सब्जेक्ट्स हैं। अगर ब्रॉडली देखें तो 16, अगर छोटे छोटे टॉपिक काउंट करें तो 18 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो विजन के नोट्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से 4 टॉपिक यानी 4 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी भी इंक्लूड रहता है। जो मैंने आपको भी बुक्स दिखाई वो तो इंक्लूड रहती हैं, उनके अलावा 14 सब्जेक्ट और इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो ध्यान देना इस चीज़ पर, 14 सब्जेक्ट्स और इसमें इंक्लूड रहते हैं, जिनको आप विजन से अगर स्टडी करते हैं तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा। एक चीज़ और, जो विजन का नोट्स है उसमें आपका एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक दोनों की समरी के फॉर्म में इसको कवर अप किया गया है। ध्यान देना इस चीज़ पे, एनसीईआरटी और जो आपके स्टैंडर्ड बुक दोनों की समरी को डिस्क्राइब किया गया है विजन के नोट्स में, एक शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के बाद में आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप विजन के नोट्स पढ़ते हैं तो आपका लगभग समरी की फॉर्म है, तो आपके स्टैंडर्ड बुक थोड़ी थोड़ी कवर हो जाएंगे। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते करते यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी ना पढूं, तो आप विजन के नोट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी आपको डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग देती है, विजन के नोट्स वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये, आपको अपना टाइम बचाना है तो आप विजन के नोट्स परचेज कर लीजिए, आपके पास टाइम कम है तो विजन के नोट्स परचेज कर लीजिए, एनसीईआरटी को लीव कर सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप विजन के नोट्स परचेस कर सकते हैं आसानी से। इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी में जो एनसीईआरटी पढ़नी होती हैं उनको आप 1 महीने में कैसे खत्म कर सकते हैं। एक एनसीईआरटी को केवल 8 से 10 घंटों में कैसे पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में सारे यूपीएससी एस्पिरेंट अपना आधे से ज़्यादा टाइम इसी में निकाल देते हैं, उनको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका नहीं आता है। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ पता पड़ेंगी एक सटीक तरीके से। आप भी सोचते होंगे शायद इस चीज़ को कि कहाँ से आते हैं वो स्टूडेंट जो एक दिन में अपनी एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं, जो 8 से 10 घंटे में पढ़ के अपनी एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं। एक्चुअल में बात ये होती है कि उनको एनसीईआरटी पढ़ने का एक सही और सटीक तरीका पता होता है, जो इस वीडियो के बाद में आपको ही पता पड़ जाए। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इसमें आपके 7 टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, आपके 7 क्वेश्चंस के पूरे आंसर मिलेंगे। वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, एक भी चीज़ को मिस मत करना, वरना आपका ही नुकसान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पता पड़ेगा एक बुक को पढ़ना कैसे है। दूसरी चीज़, कैसे स्टार्ट करना, कैसे खत्म करना। तीसरी चीज़, पहले किसको प्रेफरेंस देना, कौन सी बुक पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी बाद में। फोर्थ चीज़, एक एनसीईआरटी को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और फिफ्थ, नोट्स बनाएं या ना बनाएं, बनाएं तो क्यों बनाएं और ना बनाएं तो क्यों ना बनाएं। और सिक्स्थ चीज़, जो वीक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उनको एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और सेवंथ चीज़ है, जब आप डिटेल में पढ़ोगे, उसको पूरे चैप्टर को पढ़ने जाओगे तो किस तरीके से पढ़ोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि एक एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 0 लेवल होता है, उसमें आपको जितनी हार्ड मीनिंग होंगी उनको स्कैन करना है। आप कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, एक चैप्टर को पढ़ने में केवल 10 मिनट लगते हैं। उसमें से कौन कौन सी हार्ड मीनिंग है उसको एक कॉपी पर या डायरी पर नोट कर लीजिए। इसका पहला स्टेप रहेगा कि आपको 2 घंटे उस किताब को पढ़ना है, चाहे किताब पतली हो या मोटी हो, 2 घंटे में खत्म हो जाती है। अगर आप वीक हैं तो उसके बारे में वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, उस चीज़ को ध्यान रखें, सब्र करके वीडियो को देखते रहें। तो 2 घंटे में आपकी उसकी रीडिंग खत्म हो जाती है। उसको आपको स्टोरी की तरह पढ़ना है कि यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें मुझे ये कंटेंट पढ़ना है। आपको केवल आउटलाइन लेनी है, उसको थोड़ा थोड़ा लिंक कर देना है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो चीज़ आप पढ़ी है अब चैप्टर वाइज चैप्टर जाएंगे। जब चैप्टर 1 पे गए उसमें वो चीज़ मार्क करेंगे जो उस हेडिंग के अंदर आ रही है और जो कीवर्ड टाइप की है, आप उसको मार्क करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे और उसकी डिटेल में लिंकिंग करते जाएंगे। डिटेल में लिंकिंग यानी अपने दिमाग में करते जाएंगे या
वहाँ पे भी तुम मार्क कर सकते हो। जब आप उसको मार्क करते हैं तो आपको पता रहता है कि कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। थर्ड जो स्टेप होता है आपका होता है शॉर्ट नोट्स। ये चीज़ भी आगे वीडियो बताऊंगा कि आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसके लिए अलग टाइम से है। तो देखिए, जो मीनिंग्स होंगी, टफ मीनिंग होंगे, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो या सर्कल कर सकते हो, और जो लिंक हैं उनको आप अंडरलाइन या सर्कल कर सकते हो, या मीनिंग उनको भी अंडरलाइन सर्कल कर सकते हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग किस चीज़ को क्या देना चाहते हो। तो ये था एक ओवरव्यू कि एक बुक को आके पढ़ना कैसे है। अब बात करते हैं एक किताब को स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट और ख़त्म कैसे करना है। तो देखिए, एनसीईआरटी आपकी 4 तरह की होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और अदर वगैरह की छोड़ दे रहे हैं। 6 क्लास जाना है, जैसे मैं इससे पहले वीडियो बता चुका हूँ कि आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो मैं बता दे रहा हूँ 6 वाली पढ़नी होगी। तो आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, उनको लिंक करते जाएंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। पहले उनको पढ़ें, उसके बाद नोट्स बनाएं। ऐसा ना करें पहले 6 क्लास की एनसीईआरटी उठा ली, उसी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसकी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फिर 7th पे जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ऐसे नहीं पढ़ें, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। आप ऐसे पढ़ें, हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाई तो उसके ही क्लास वाइज सारी खत्म कर दें 6 से लेकर 12 तक। उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ 6 में कॉमन होती है वो 7th, 8th, 9th या 12th में भी कॉमन हो सकती है। तो जब कॉमन वाला पार्ट होगा तो वो हट जाएगा। ऐसे आपका क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको पढ़ने की समझ भी आएगी। तो एनसीईआरटी भी जल्दी खत्म होगी, उसके बाद आप बेहतर नोट्स भी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको किताब कैसे स्टार्ट करनी है और सारी किताब कैसे खत्म करनी है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन कि कौन सी एनसीईआरटी को पहले पढ़ें। तो देखिए, एनसीईआरटी 4 होती हैं आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो उनमें से जो 2 एनसीईआरटी होती हैं, एक ज्योग्राफी की, एक पॉलिटी की, ये काफ़ी इजी होती हैं। इजी क्यों होती हैं? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग रहती हैं और इसमें जो कंसेप्ट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ऐसा नहीं है आपको काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में ले जाकर जब कहानी समझाएगा हिस्ट्री की तरह। इकोनॉमी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप ज्योग्राफी, पॉलिटी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी ईजी होती हैं, अपनी प्रिपरेशन को यहीं से स्टार्ट करें। उसके बाद आप हिस्ट्री पर चले जाएँ या इकोनॉमी पर चले जाएँ। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, हिस्ट्री, पॉलिटी से स्टार्ट करें। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने में आखिर टाइम कितना लगेगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले 0 लेवल बताया था। पहले वाले क्वेश्चन जो पहली वाली स्लाइड थी उसमें बताया था 0 लेवल। उसमें आप मीनिंग्स लिखने में वो आपके ऊपर है। आप मीनिंग को सर्च कर रहे हैं, मोबाइल में सर्च कर रहे हैं और डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। 1 घंटा लगाएं, आधा घंटा लगाएं, वो आपके ऊपर है। उसको टाइम को मेंशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को ऐसे बना रहा हूँ, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या गुड स्टूडेंट हैं, आपको मीनिंग्स आती होंगी 6, 7, 8, 9 की। अगर नहीं आती तो लिख लीजिए। स्टेप 1, जब आप स्टेप 1 में मैंने बोल रहा था केवल आपको उसको स्टोरी की तरह पढ़ना है। तो मान लीजिए उसमें 10 चैप्टर्स हैं, तो एक चैप्टर को पढ़ने में कहानी की तरह जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा नहीं टाइम लगता, केवल 10 से 12 मिनट लगते हैं। 15 मिनट लग जाएँ तो 2 घंटे में आपके वो खत्म हो जाएंगे। और कहीं पे आपके 10 चैप्टर होंगे, कहीं पे 8 चैप्टर होंगे, कहीं और भी कम हो सकते हैं। मैं मैक्सिमम 10 चैप्टर लेके चल रहा हूँ। तो स्टोरी टाइप पे जब पढ़ेंगे तो आप एक चैप्टर को 10 से 12 मिनट में या 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्टेप 2, जब आप मार्किंग करने जाएंगे तो एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 30 मिनट्स देने हैं। जैसे आपके 10 चैप्टर हैं तो आपके 300 मिनट हो गए। तो इस तरीके से जब आप उसको मार्किंग करेंगे, लिंकिंग करेंगे तो आपको 30 मिनट में वो चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। स्टेप 3, जब आप नोट्स बना रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैंने वीडियो के थंबनेल में बताया था आप 8 से 10 घंटे में कैसे पढ़ सकते हैं। आप ऊपर वाले 2 घंटे ऐड कर लीजिए, 5 घंटे वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद भी आपके 7 से 8 घंटे हो रहे हैं जिसमें आप एनसीईआरटी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो आपका एक दिन जाएगा ही जाएगा। आगे आपको समझ में आएगा कि नोट्स के लिए भी टाइम कैसे देना है। तो जो टाइम आप 30-30 मिनट उसको समझने में देते हैं, 30-30 मिनट ही आपको हर चैप्टर में नोट्स बनाने में लगेंगे। तो यानी मैं कह सकता हूँ एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। 30 मिनट तो उसको केवल लिंक करने में, समझने में, याद करने में, यानी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझने में, और 30 मिनट उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने। अब बात करते हैं कि आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। जो मैंने वीडियो में बताया कि एक बुक को, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए 8 से 10 घंटा देना, अगर नोट्स बनाएंगे टाइम देना पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ अभी। तो आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। तो देखिए, यस वाले पॉइंट में मैंने आपके 4 पॉइंट लिखे हैं। आपका क्या होगा कि प्रॉपर एक टाइम देना पड़ेगा उसको जब आप नोट्स बनाएंगे तो। लेकिन जब आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका कम टाइम लगेगा। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप रिवाइज करने जाएंगे नोट्स को तो आपका काफ़ी इजी रहेगा, लेकिन जब आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो वो चीज़ आपके लिए टफ रहेगी। थर्ड चीज़ आपका क्या है, जब रिवाइज करेंगे नोट्स को तो टाइम कम लगेगा आपका। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवीजन करेंगे काफ़ी कंटेंट रहता है, सिलेबस काफ़ी रहता है, तो टाइम कम लगेगा। लेकिन जब आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगने की संभावना और ज़्यादा ही लगता है। और फोर्थ चीज़, जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप मैप बनाते हैं, माइंड मैप्स बनाते हैं। आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी होती रहती है, डिटेल्ड नहीं होती लेकिन थोड़ी थोड़ी होती रहती है। तो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। 6 जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें कितना टाइम लगते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट।
आप स्टूडेंट किस टाइप के हैं, वीक स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, गुड स्टूडेंट हैं, या वेरी गुड या एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं। तो देखिए मैं बात करता हूँ पहले वीक स्टूडेंट की। वीक मतलब जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, तो वो उनको टाइम लगेगा करीब 12 घंटे। तो जो पिछली स्लाइड में मैंने जो टाइमिंग बांटी थी पढ़ने के लिए, आप उसको अपनी टाइमिंग को इंक्रीज कर लें। उस टाइमिंग में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे स्टोरी टाइप रीडिंग करने के लिए 2 घंटे देते हैं, आप उसको 2 ना देकर 4 घंटे दें। लिंक करके पढ़ने के लिए मैंने 5 घंटे दिए थे सारे चैप्टर्स को, लेकिन आप उसको 5 ना दें, 10 दें, तो आपका एक कुल मिला के 12 घंटे में कवर हो जाएगा। जब आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको 10 घंटे लगेंगे। जब आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको 10 घंटे लगेंगे। गुड स्टूडेंट है तो आपका 8 घंटे में हो सकता है, और वेरी गुड है तो और भी जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि कहाँ से आते हैं वो बच्चे के एक दिन में एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं, तो बच्चे कहीं से नहीं आते। ये पढ़ने का ये तरीका होता है, आप इस चीज़ को जान लीजिए, पढ़ने का यही सही तरीका होता है। उन्हें ये सारी चीज़ पता रहती है कि किस चीज़ को कैसे अटेंड करना है और कैसे अटेंड नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप जब पढ़ने जाएंगे अपनी स्टडी को, अपने लिंक को डिटेल में कैसे लिंक करेंगे, पढ़ने का तरीका सही से कैसे रहेगा। तो पहली चीज़, जब आपने मार्किंग की थी, स्टेप 2 में जब मार्किंग करते हैं आधा घंटा देके अपना, उसमें आपको ये चीज़ जाननी है कि आखिर उसकी डिमांड कितनी है, एग्जाम में कितना पूछा जाता है इससे, और इस चीज़ को आपको पता पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस से। तीसरी जो चीज़ रहेगी वो है कि आपको छोड़ना क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको छोड़ना क्या है। डीप और लाइट स्टडी आपको समझनी पड़ेगी, किसको डीपली पढ़ना है, किसको लाइटली पढ़ना है, छोड़ना क्या ये भी समझना पड़ेगा। जो फोर्थ जो चीज़ है वो है आपको जो आपके लिंक हैं, जो आपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसको कनेक्ट कैसे कराना है आपस में। हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो आपको उस चीज़ को कनेक्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो उस सारी चीज़ को जो आपने इतने टाइम में पढ़ी है उसको कलेक्ट करके आप उस पर लिखेंगे। तो देखिए कुछ बच्चों को डाउट होंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि 8 से 10 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने स्लाइड 6 बना रखी है कि आप अपनी कैटेगरी डिवाइड कर लें, और ये बात आपको पता होगी आप वीक हैं, गुड हैं, एवरेज हैं या परफेक्ट स्टूडेंट हैं। परफेक्ट मीन एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप कमजोर स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप एक दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ेंगे, खत्म कर देंगे एनसीईआरटी। जो अच्छा पढ़ने वाला हुआ एक दिन में 4-6 घंटे 10 घंटे पढ़ के भी खत्म कर देगा। तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है, आप एक दिन में कितना टाइम दे रहे हैं और आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, वीक हैं या अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को ठीक से समझ गए होंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो एक ये तरीका बताया किस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन अब उसका एक एडवांस लेवल आपको बताता हूँ। तो ये जो पार्ट था किस तरीके से पढ़ने वाला था, जो नॉर्मल था, अब उसमें कुछ चीज़ें एडवांस जो मैंने इंक्लूड की हैं, इसमें आपको 7 टेक्निक्स बताई जाएंगे, 7 स्टेप्स बताए जाएंगे, जिनके बदौलत आप एनसीईआरटी को 8 से 10 घंटे में पढ़ सकते हैं और आप अपनी सारी एनसीईआरटी को 1 महीने में खत्म कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं, अपने 6-6 महीने एनसीईआरटी को पढ़ने में लगा देते हैं और प्रिपरेशन में पीछे हो जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी को पढ़ने के 7 स्टेप्स होते हैं। मैंने अपनी तरफ से इनमें 7 स्टेप्स बनाए हैं, जिनकी बदौलत आप 8 से 10 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो जिनमें सबसे पहला स्टेप है आपका सिलेबस को पढ़ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना। जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं, हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बताऊँगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिलेबस आपको बताता है आखिर एग्जाम की नीड क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है। ये दोनों चीज़ आपको नीड, एग्जाम की लिमिटेशन और नीड दोनों बता देते हैं। दूसरी चीज़ ये बता देते हैं कि आखिर उसको पढ़ने का क्या आइडिया होना चाहिए, जैसे आप अपने दिमाग में क्या रख के एनसीईआरटी को पढ़ें। जब आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि मुझे ये चीज़ रख के दिमाग में पढ़ना है, तो आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। दूसरा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फोर्थ, शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लेंगे, तो ये चारों चीज़ आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इन चारों चीज़ का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, बिना सिलेबस पढ़े और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े किसी भी किताब को हाथ लगाना एकदम ऐसे है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, एक तरह से बस रेस में दौड़े जा रहे हैं, अच्छा वर्क नहीं कर रहे। पहला स्टेप तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। सेकंड है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंग्लिश वीक होती है, जैसे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं लेकिन प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में करने हैं, तो क्या करेंगे वो वीक स्टूडेंट्स, सबसे पहले उस पूरी बुक के चैप्टर बाय चैप्टर मीनिंग्स को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन ऑल वर्ड मीनिंग ऑन द कॉपी। उनको आप नोट डाउन कैसे कर सकते हैं, आप एक डायरी या कॉपी बनाइए, उस पर पेज बाय पेज 1 बाय 1 सारे मीनिंग्स को लिख लीजिए। जैसे इस चैप्टर के ये मीनिंग है, इस चैप्टर के ये मीनिंग है। ऐसे आप बना लेंगे तो आपके दिमाग में ये आइडिया रहेगा मेरे पास कितनी टफ मीनिंग है और मैं कैसे इनको याद कर सकता हूँ, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, एनसीईआरटी को आप जल्दी पढ़ सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है कि आप यूट्यूब पर जाइए
और वहाँ पर जाके जिस एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है उसकी पहले आप समरी देख लीजिए, यूट्यूब पर जाइए, उसको सर्च करिए और उसकी समरी देख लीजिए। जितनी शॉर्ट समरी मिले उतना बेटर रहेगा आपके लिए। आपके दिमाग में ये क्लियर कट आइडिया हो जाएगा आखिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और उसमें क्या क्या चीज़ रेलिवेंट है, क्या क्या चीज़ छोड़नी है। तो इससे आपके नोट्स भी अच्छे हो जाएंगे। जो भी टीचर समरी बताएगा वो आपको ये क्लियर कट आइडिया दे देगा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसलिए समरी को देखना जरूरी है। अगर आप नहीं चाहते कि समरी देखूं मैं, तो आप डायरेक्टली बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कभी कभी समरी देखता हूं, कभी कभी नहीं देखता, डायरेक्टली बुक से स्टार्ट कर देता था। अब आपने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला, सिलेबस प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए। सेकंड, आपने वर्ड मीनिंग लिख लिए। थर्ड, आपने समरी भी देख ली। और फोर्थ जो स्टेप है, आप अपनी किताब पर जाइए और किताब पर आने के बाद में, यानी आपने किताब को पिकअप कर लिया, उसको किताब को पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे आखिर उसमें चैप्टर्स कितने हैं। सारे चैप्टर्स को देखिए, दिमाग में ये सेट कर लीजिए कितने चैप्टर हैं, मुझे कितना टाइम देना है, क्योंकि आपको एक दिन में एक एनसीईआरटी खत्म करनी है। जैसे मान लीजिए आपके 10 चैप्टर हैं, आप सोचेंगे एक चैप्टर 1 घंटे में, तो आपके, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, नोट्स बनाने का नहीं। आप सोचेंगे मैं एक चैप्टर के नोट्स और पढ़ना और नोट्स बनाना 4-4 घंटे में लगाऊंगा, तो उस हिसाब से मेरे 40 घंटे को 10 चैप्टर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को जिन तरीकों से मैं बता रहा हूँ 1 से 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं। और जब 10 चैप्टर होंगे तो आपको 10 घंटे लगेंगे। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले होंगे तो 8 से 10 घंटे में खत्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चारों पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। अब एक आपको नोट पॉइंट के बारे में बताता हूँ। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर पर सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर पर जाइए। जो चैप्टर होता है उसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और थ्योरेटिकल भी होते हैं, जो आप मेंस में पूछे जाते हैं। तो उसके पहले आप क्वेश्चन आंसर्स पर जाइए। उन क्वेश्चन मक्खी घूम रही है इस वीडियो में। तो उन क्वेश्चन आंसर पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन सा है। ये आपको ये आइडिया दे देगा कि आखिर आपको पढ़ना कैसा है। जैसे आप अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हैं एक टॉपिक को, जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको उतना ही लिमिटेशन पढ़ना है जितना क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपको आर्ट ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग अपने आप आ जाएगी। पॉइंट है आपका 5th जो स्टेप रहना चाहिए वो रहेगा आपका, आप पेंसिल उठाइए और अंडरलाइन करते जाइए। जो जिस हेडिंग को आप पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर आ जाइए, आप उस हेडिंग को अंडरलाइन कर दीजिए, उसमें जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर दीजिए और एक एक हेडिंग को जब पढ़ते पढ़ते चैप्टर को खत्म करेंगे 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसी एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ 14 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी कम होती है और कुछ एनसीईआरटी को पढ़ने में 6 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एवरेज 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो आप उन सारी हेडिंग्स को कनेक्ट कीजिए आपस में। उस चैप्टर्स की हेडिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो रखती हैं। जब आप हेडिंग्स को कनेक्ट करेंगे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जब चैप्टर को खत्म करेंगे तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करिए। सारे चैप्टर 1 बाय 1 एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया आपको, सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए, हेडिंग्स को कनेक्ट करिए, हेडिंग्स को कनेक्ट करने के बाद चैप्टर्स को कनेक्ट करिए। जब आप हेडिंग को कनेक्ट करेंगे तो आपका चैप्टर खत्म होंगे, जब आप चैप्टर को कनेक्ट करेंगे तो आपकी पूरी बुक खत्म होगी। एक दिन का टारगेट दीजिए और खत्म करके डाल दीजिए। और ये सारी चीज मैं आपको फर्स्ट रीडिंग के बारे में बता रहा हूँ, और फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने होते। आपका 6th पॉइंट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करिए जो उसके फिगर्स दे रखे हैं। जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में 2 ही चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, एक उसके फिगर्स और एक उसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको लिखने नहीं है, दिमाग में सेट रखने हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके जो फिगर होंगे यानी डायग्राम होंगे उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक फिगर 1000 वर्ड के बराबर होता है। एक पिक्चर आपके 100 वर्ड को अपने आप डिफाइन कर देती है। तो आपको सबसे ज़्यादा फिगर्स पे ध्यान देना है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे फिगर्स काफ़ी ज़्यादा आइडिया दे देता था। जैसे मुझे डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना, तो डेमोक्रेसी के बारे में वो आपको पूरा केस स्टडी तो देंगे, उसके बाद में फोकस जब आप केस स्टडी पर करेंगे उसके साथ में फिगर्स पे ज़्यादा करेंगे। इससे आपके दिमाग में शब्द अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लग जाएंगे। लेकिन आपको ये फिगर्स खुद बनाने नहीं है कॉपी पे, दिमाग में सेट रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी भागी थोड़ा ना जा रही, बाद में आके फिर देख लेना अगर दिक्कत आती है तो। नाउ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर कंफ्यूज सर हाउ टू स्टार्ट एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास बाय क्लास एंड फ्रॉम एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी। सो आई वांट टू टेल यू कि आपको एक एनसीईआरटी को पढ़ना है, एक एनसीईआरटी पढ़िए, फिर उससे रेलिवेंट आप दूसरी पढ़िए। मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक एनसीईआरटी को पढ़ के, यानी आपने 6 से एनसीईआरटी ली, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक ही एनसीईआरटी को पढ़ के सारी खत्म कर डाली है। क्लास बाई क्लास नहीं आना, ऐसा नहीं आना आपने क्लास 6 से उठाया उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी खत्म करेंगे, ऐसा नहीं। क्लास 6 की हिस्ट्री, क्लास 7 की हिस्ट्री, क्लास 8 की हिस्ट्री, क्लास बाई क्लास खत्म करिए। कुछ एनसीईआरटी आपको 6 से 12 पढ़नी है, कुछ 9 से 12 पढ़नी है। आपको कौन सी 6 से 12 पढ़नी है, कौन सी 9 से 12 पढ़नी है, इसके बारे में यूपीएससी सीरीज पार्ट 6 बनाया था, जाके उसको देख लेना। मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा उसको,
डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे पढ़ने से आपका फ़ायदा क्या होगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपकी ज़्यादा हाई हो जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जो कॉमन आ जाएगा, कॉमन टॉपिक आ जाएगा, ज़्यादा उनको छोड़ सकते हैं। आप हाई स्टैंडर्ड वाले को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, और जो छोटे छोटे होंगे उनको आप छोड़ देंगे, यानी जो कॉमन चीज़ आएंगे आप उनको ऐसे छोड़ देंगे और नोट्स आपके शॉर्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप अच्छी तरीके से नोट्स कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा और कम से कम 7 से 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आप उन टिप्स को यूज करेंगे। यानी कह सकते हैं आपको इस वीडियो में 20 टिप्स मिलेंगे और ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इससे आपके नोट्स जो शॉर्ट हो जाएंगे, रिवीजन भी शॉर्ट हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी प्रिपरेशन का ड्यूरेशन घट जाएगी। तो यूपीएससी में नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आपको सिलेबस आपको याद होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस बताता है आपकी नीड को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताते हैं आपके लिमिट को। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लास्ट वीडियो मैंने इसी के बारे में बताया था। सेकंड थिंग वो आती है आपके आर्ट ऑफ रीडिंग। आपको ये तो पता पड़ेगा सिलेबस क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है। अब आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि हाउ टू रीड, और जब आपको ये आ जाएगा, पढ़ने का तरीका आ जाएगा, तो आप नोट्स को शॉर्ट बनाएंगे और बेस्ट बनाएंगे। इसको भी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। लास्ट वीडियो में मैंने यही दोनों चीज़ें फोकस किया था कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने क्यों हैं और पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्या आर्ट होती है, आर्ट ऑफ रीडिंग। उसको आप सीख गए तो आपकी स्पीड काफ़ी तेज हो जाएगी। एंड थर्ड चीज़ ये है कि आपको अब इन दोनों स्टेप्स के बाद में अब अपनी बुक को पिकअप करना है और जितने आपके चैप्टर हैं बुक में उनको सबसे पहले जो आपका कॉपी का फ्रंट पेज होगा, आपको मैं वीडियो का लास्ट में बताऊंगा मेरे कैसे नोट्स हैं, मैं उनको भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने ये दोनों स्टेप कर लिए। थर्ड स्टेप में आपने अपनी बुक को उठा लिया। फोर्थ स्टेप के बारे में बात करते हैं। सारे चैप्टर्स को पहले पेज पे लिखने के बाद आप पहले चैप्टर पे आएंगे। उस चैप्टर में जितनी भी हेडिंग होंगी आप उस चैप्टर के पहले स्टार्टिंग में वही लिखेंगे। मैं जब आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा तो आपको ये भी आप उसमें ये भी देखना कि मैं किस तरीके से हेडिंग लिखता हूँ। उससे क्या होता है, क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि मुझे इस चैप्टर में ये चीज़ सीखने को मिलेगी, ये हेडिंग है, इसमें दिमाग में ये आइडिया हो जाएगा मैं कितने देर में इसको पढ़ सकता हूँ। आप इन हेडिंग्स को शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, कोई ज़रूरी नहीं है पूरी हेडिंग लिखें, अपने आइडिया के लिए लिख लीजिए। माइंड मैप्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। ये आपको क्लियर कट आइडिया देगा, टाइम सेट करने के लिए आपको बाउंड कर देगा। फिफ्थ जो चीज़ है वो है आपको मैंने लास्ट वीडियो बताया था, जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे जिस चीज़ को आप अंडरलाइन करेंगे बुक में, उसी में से आपको नोट्स बनाना है। ध्यान रखना इस चीज़ को, जिस चीज़ को आपने अंडरलाइन किया है उसी में से आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि वही बेनिफिशियल है, बाकी सब चीज़ आप याद कर सकते हैं। कुछ नोट पॉइंट है नोट्स बनाने के लिए। तो जिनमें से पहला है कि आपको अपने नोट्स को ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरा सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ग्रामर का यूज कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, पूरी बुक को कॉपी कर दे रहे हैं, पूरी लाइन को कॉपी कर रहे हैं। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जिनको आप अच्छे से समझ सकें। आपको कोई पब्लिश नहीं कराने नोट्स। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया अपने नोट्स भेजने हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, फुल सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ को आप शो ऑफ ना करते हुए, क्योंकि आपको नोट्स अपने प्रिंट नहीं कराने, पब्लिश नहीं कराने, अपने लिए बनाने हैं, तो जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश करें, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश करें। सिक्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि मुझे अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए। ये चीज़ आपको खुद एनालाइज करनी है यहाँ पर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस आपको ये चीज़ बता देगा। सिलेबस बताएगा आपको व्हाट इज़ द लिमिटेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताएंगे आपको कितना लिखना है, कितना नोट्स बनाना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप अब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बताता हूँ। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जब आप NCERT पढ़ेंगे तो 1 चैप्टर के नोट्स को 2 से 3 पेज में लिखना है, इनफ। एंड क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक के जो NCERT है उसके नोट्स को आपको 3, 4 या 5 पेज में लिख सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी है, आप दूर दूर लिखते हैं, तो आप 1 पेज बढ़ा भी सकते हैं। 7th जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके हाथ में एक पेंसिल और 2 हाइलाइटर होने चाहिए। एक हाइलाइटर लेना आप जो येलो कलर का आता है, एक आता है रेड कलर का। तो पेंसिल क्यों लेनी है? ऐसी चीज़ जिनको आप भूलने के ज़्यादा चांसेस नहीं रखते, मतलब जिनको बिल्कुल कम भूलने के चांसेस रखते हैं बस, तो उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए। 2 आपके पास हाइलाइटर होंगे, एक से पहले हाइलाइटर से आपको वो चीज़ अंडरलाइन करनी है जो इंपॉर्टेंट है, और सेकंड से वो जिसको आप भूलने के चांसेस रखते हैं। और सेकंड हाइलाइटर तब आपको तब यूज करना है जब आप हो सके तो रिवीजन करें, या फर्स्ट टाइम में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ ऐसी लगती है जिनको रटना पड़ता है। देखिए, नोट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में से एक ये है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर कट आइडिया होनी चाहिए कि आप किसको आसानी से याद कर सकते हैं।
जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं, उसको आप अपने दिमाग में रखिए। जो आपके दिमाग में है उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स केवल वही लिखे जाते हैं जिनको भूलने के चांसेस हैं, या तो कम भूलने के चांसेस है या ज़्यादा भूलने के चांसेस है। अगर आपको लगता है कि सूर्य का कलर लाल है तो उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य पृथ्वी से इतना लाख गुना बड़ा है, अगर आपको याद है और लॉन्ग टाइम लर्न कर सकते हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके दिमाग में है उसको नोट्स में मत लिखिए, आपके नोट्स ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएंगे। जिनको आप भूलने के चांसेस रखते हैं या जिनको आप फ्यूचर में याद करना चाहेंगे उनको कॉपी पे लिखिए। 8th जो पॉइंट है वो ये है कि मेक नोट्स इन पॉइंट। जब आप नोट्स बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफ बाई पैराग्राफ बना रहे हैं। आपको जो अपने नोट्स हैं वो आपको पॉइंट बाई पॉइंट बनाने हैं। 1 पॉइंट लगा, 2 पॉइंट लगा, ग्रामेटिकल यूज नहीं करना, फुल सेंटेंस यूज नहीं करना है, छोटे छोटे कीवर्ड में यूज करना है, स्मॉल कीवर्ड्स। अपना शॉर्ट फॉर्म्स खुद बना सकते हो जिनको आप फ्यूचर टर्म में याद रख सकते हो, अपनी खुद की लैंग्वेज लिख सकते हो। और राइटिंग वे आपका खुद का हो सकता है, साफ, गंदी, स्टाइलिश, वो आपके ऊपर है कैसा लिख रहे हैं आप। जो 9th चीज़ है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मैप यूज करने हैं। मुझे माइंड मैप यूज करना काफ़ी अच्छा लगता है। और माइंड मैप का फ़ायदा क्या होता है, जब आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे, तो माइंड मैप्स को यूज करना काफ़ी बेटर रहता है। तो माइंड मैप्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। 10th जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप कंपेरिजन करके नोट्स बनाएं। इस चीज़ को भी मैं आगे अपने नोट्स में बताऊंगा कि कैसे कंपेरिजन। तो देखिए, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे टाइप्स होते हैं, मान लो किसी भी चीज़ के 3 या 4 टाइप्स हैं, तो एक पेज को 3 या 4 टाइप में आप डिवाइड कर दीजिए और उनके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए। ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके बारे में डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्राइब भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अंडरलाइन किया है। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हों, डायग्राम्स पढ़ रहे हों, कोई फिगर्स पढ़ रहे हों, तो उनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी केस स्टडी आती है, उसको छोटे से छोटे अपने वर्ड में लिखना है। वो केस स्टडी आपके लिए तभी रेलिवेंट होगी जब वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। जैसे आपको लगता है कि बहुत सारी केस स्टडी पढ़ेंगे आप क्लास 6 से लेकर 12 तक, तो सारी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट लिख लीजिए कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे हुआ था, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। आपसे यूपीएससी में केवल तभी पूछी जाएगी जब करंटली उससे कोई ना कोई घटना होगी, और जब अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस हेडिंग को जाकर डिटेल में पढ़िए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, डोंट राइट एग्जाम्पल्स। आपको अभी बताया था कि एग्जाम्पल्स फिगर्स बनाएंगे, वो तो नहीं है। आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं लेकिन वेरी शॉर्ट, वरना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि दिमाग में रखिए। आप अपने माइंड को इतना कैपेबल बनाइए, इतना उसको डेवलप करिए कि आप एग्जाम्पल्स को, एटलीस्ट एग्जाम्पल्स को ईजिली लर्न कर सकते हैं, उनको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आपके नोट्स जो काफ़ी शॉर्ट हो जाएंगे। अपने माइंड में उनको रखने की कोशिश करें, नोट्स में ना लिखें। जितना कम लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, जब आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको जो टफ मीनिंग लग रही है तो आप उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो जो मुझे मीनिंग टफ लगती थी तो आप उन सारी मीनिंग्स को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे चैप्टर बाई चैप्टर, एक चैप्टर में जितनी मीनिंग्स आ रही हैं आप लिख सकते हैं उनको, और फ्यूचर में आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। कॉपी ले सकते हैं या डायरी ले सकते हैं। अब मुझे मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यही मीनिंग सारी रिपीट होती रहती हैं। अब मैं आपको नोट्स लगाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी बुक को उठाने के बाद उसकी, जैसे यहाँ पे लगाए क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, इन सब में जितनी भी बुक्स हैं उनके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको मैंने फर्स्ट पेज पे लिख लिया। इससे मेरे दिमाग में ये आइडिया हो जाएगा, एक इंडेक्स बन जाएगा कि मुझे कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कितने के नोट्स इसमें कॉपी बना लूँगा। अब ये जितने मैंने येलो कलर से किए हैं, ये सारी चीज़ वो है जो जिनको मतलब इम्पोर्टेंट है, और जो रेड से किया है जिनको भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इधर आप देख सकते हैं कि मैंने रेड से इधर भी किया है, जिनको भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है मैंने कहीं से मतलब ऐसे देखा हो या पूरा सेंटेंस लिखा हो, ग्रामर का यूज किया हो। मेरी तरीका है, मुझे याद रखना है। वर्ड देख के मुझे समझ में आना चाहिए कि जब मैं पढ़ रहा था तो इसके लिए मेरी क्या थिंकिंग थी। वो सारी चीज़ एक बार में समझ में आ जाना चाहिए आपके। ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, मैं जिनको आपको दिखा रहा हूँ। आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, कितना दूर दूर लिखना है और ज़्यादा कंजस्टेड करना नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने एक चैप्टर को 1, 2 या 3 पेज में ख़त्म करने की कोशिश की है। और ऐसा भी नहीं मैंने काफ़ी चीज़ छोड़ी है। मैं वर्ड टू वर्ड दिमाग में रहने की कोशिश करता हूँ। जो भूलने चांसेस रखता हूँ उसको कॉपी पे लिखता हूँ। आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ को। अब मैं आपको बता रहा था, जैसे चैप्टर स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी हेडिंग्स लिखी हैं। उन हेडिंग्स को लिखने के साथ में ये दिमाग में आइडिया हो जाता है कि मुझे ये सारी पढ़नी है। किसी चैप्टर में 1 या 2 हेडिंग होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में नहीं लिखा था। अब ये है आपका
इसमें आप समझ सकते हैं कि मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसको मैं हाईलाइट भी नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं था। और जब मैं इसका सेकंड रिवीजन करूँगा तब कोशिश करूँगा रेड हाईलाइटर का यूज़ करूँ, जिनको भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर जैसे ये 3 टाइप्स हैं, इन 3 टाइप्स को मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इनको मैंने डिस्क्राइब भी किया है, लेकिन इस फॉर्म में, ताकि मुझे याद रखने की मैं दिक्कत ना हो। देखो, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी और मेहनत लगी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपके लिए वीडियोस अपनी प्रिपरेशन को रोक के बनाता हूँ, तो आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें या ना करें, शेयर जरूर कर दें उन सारे फ्रेंड्स के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं। ये वीडियो यूपीएससी के साथ में अदर सब्जेक्ट्स की जो कोचिंग कर रहे हैं या अदर जो प्रिपरेशन करते हैं, उन सब में भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, अपनी प्रिपरेशन रोक के बनाता हूँ आपके लिए वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप यूपीएससी की बुक्स को या नोट्स को परचेस करना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ठीक से चेकआउट किया करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है। इसके साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप 2021 के सीरियस एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन स्मार्ट स्टडी के साथ करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन करिए। ये कोर्स जनवरी 2021 से जून 2021 तक यानी 6 महीने के लिए है। आपको इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। इसके 10 बेनिफिट्स हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप 2022 या 23 या 24 में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के बाहुबली द बिगिनिंग कोर्स को ज्वाइन करिए। इसमें भी आपको 10 बेनिफिट्स मिलेंगे। इन दोनों कोर्सेज की डिटेल की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके आप दोनों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। बस आपसे गुजारिश यही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।